यहाँ हमने इमरान खान साहब को प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हुए भी सुना, लेकिन क्योंकि मीडिया का इंटरेस्ट ज़्यादा इन चीज़ों पे आता है जहाँ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई टसल चल रही हो, तो इमरान खान साहब ने आज काफ़ी मवाद दिया है फजल रहमान साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, और उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी बताया कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं और मैं वही करता रहूंगा जो वो पहले से करते चले आ रहे हैं, और एनआरओ ना देने का भी इमरान खान साहब ने दोबारा कहा है। हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक चलने से पहले ही और जो लॉन्ग मार्च आने वाला है, तहरीक अदम एतमाद आने वाली है, उससे पहले ही तैयारी करके ना सिर्फ वजारतों में इजाफे का भी फैसला किया है, इत्तेहादियों को भी अपने करीब कर लिया है, अपनी सफ़ों के अंदर भी इत्तेहाद पैदा करने के लिए वो सरगर्म हुए हैं। लगता है कि जो तैयारी अपोजिशन को करनी थी वो तैयारी कहीं हुकूमत कर रही है। क्या अपोजिशन की तैयारी को देखते हुए, अपोजिशन के अज़ाइम को देखते हुए हुकूमत को जागना पड़ गया है। लेकिन ये कैसा जागना है कि इस जागने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ जाती है 12 रुपए। बेशक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइस पहले भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है 2014 में, लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत जो है वो कम थी। चाहे पीपल्स पार्टी का दौर है, चाहे पीएमएलएन का दौर है, ये प्राइस $100 से ऊपर जा चुकी है, $130 पर बैरल तक भी जा चुकी है, आज 95 है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि रुपए की कदर बिल्कुल खत्म हो गई है, बहुत कम हो गई है, एक फैक्टर वो है, और दूसरा महंगा पेट्रोल है, लोगों की कुव्वत खरीद भी कम है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर आता है। ये हुकूमत लोगों को कैसे उससे बचाएगी, बड़ा सवाल ये है। सहाफियों के हवाले से मोहसिन बेग का एक मामला उठा। मोहसिन बेग ने एफआईए के जो एहलकार हैं उनके बारे में जो आज इत्तला मेरे पास पहुंची कि एफआईए के लोग वहां गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा जी आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो 2 जो है वो भाग गए वहां से क्योंकि वो अग्रेसिव हो गए थे। एक काबू आ गया बाप बेटे के, उन्होंने उसको अंदर बैठा के अच्छी तरह फेंटी लगाई। उसके बाद दोनों ने एक पिस्टल पकड़ा, बाहर सड़क पे आए, और सड़क पे आकर जो तमाशा उन्होंने लगाया वो सबने देखा। फिर उन्होंने गोलियां चलाई, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, तो बाद में वो एफआईए के हत्थे चढ़े, तो एफआईए ने अपना हिसाब चुकता किया और उनको फेंटी लगाई, क्योंकि उन्होंने एफआईए के बंदे को बहुत फेंटी लगाई थी। तो अब ये एक और जो यानी ये तो एक खबर है, लेकिन रियल ट्रेजेडी क्या है? रियल ट्रेजेडी ये नहीं है। ये वो लोग हैं जो बाज़-औक़ात सहाफ़त का लिबादा ओढ़ लेते हैं और बाज़-औक़ात सहाफ़ी का नाम लेकर अपने आप को जो है वो उठाते हैं। सहाफ़ी का नाम लेकर जो है वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सहाफ़ी हैं, इसके पीछे छुप जाते हैं। वक्त आने पे ये पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं, वक्त आने पर ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी बन जाते हैं, वक्त आने पे ये इदारों के स्पोक्स पर्सन भी बन जाते हैं, और वक्त आने पे ये सहाफ़ी बन जाते हैं ताकि सहाफ़ती बरादरी की भी हमदर्दी ले लें। तो इस केस के अंदर 2 तरफा मुझे खराबी नज़र आ रही है। एक तरफ तो एफआईए की हैंडलिंग इंतहाई बुरी, नाकिस, नॉन प्रोफेशनल ये था, और दूसरी तरफ जो रवैया था जिनको गिरफ्तार करने के लिए गए मोहसिन बेग को, वो भी इंतहाई नामुनासिब और गलत था। तो रियासत को भी ये समझना चाहिए कि कानून को कानून के तरीके से हैंडल करने दें। अब जो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, हमारे एक बड़े प्यारे प्रोड्यूसर हैं, सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन साहब, उनके ऊपर कराची में हमला हुआ और वो जाँ बहक हो गए। लगातार वो भी, उनके भाई भी, और बहुत सारे सहाफ़ी बार बार ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि कराची के हालात ठीक नहीं है। वहां पे जराइम पेशा अफराद की तादाद ना सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। ऑपरेशन से पहले कराची में हालात बहुत खराब हुआ करते थे, बार बार हमले होते थे और तकरीबन तमाम चैनल्स के लोगों के ऊपर अटैक हुए थे, लेकिन अब हालात दोबारा खराब होना शुरू हो गए हैं। जो ऑपरेशन माजी में किया गया था रेंजर्स की जानिब से राहील शरीफ साहब के दौर में, क्या कराची में दोबारा वो करना पड़ेगा? क्योंकि सूबाई हुकूमत तो टस से मस नहीं होती, और वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि कराची के अंदर कुछ स्ट्रीट क्राइम या इस किस्म की चीजें या जराइम पेशा अफराद जो है उनका असर रसूख कराची में बढ़ रहा है, वो इस पर तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन इस वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया है। इसमें 100% इंसाफ होना चाहिए। एक इंतहाई प्यारा इंसान और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तारिक मतीन साहब, मेरी बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती है। मैं 1-2 दिन में जाऊंगा, उनके घर भी जाऊंगा, लेकिन ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसने उस पूरे खानदान को तोड़ कर रख दिया है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, या हमें ये अंदाजा हो रहा है कि जिस जिस पे ये क़यामत गुजरती है
वो पूरी फैमिली कितना डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हुक्मरानों को इसका कोई जो है वो असर नहीं पड़ता। उसकी वजह है हुक्मरानों का, जब कोई छोटा सा बच्चा भी निकलता है कहीं पे इंटरटेनमेंट के लिए या कहीं जाने के लिए, तो उसके साथ सिक्योरिटी का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। मजबूत गाड़ियां, आगे पीछे गार्ड्स और प्रोटोकॉल, वो उसको जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी के बावजूद नुकसान नहीं पहुंचने देते। इसकी वजह से उनको कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि एक आम आदमी जब सड़क के ऊपर मारा जाता है या वल्नरेबल हो जाता है जराइम पेशा अफराद के सामने, तो उसके दिल और दिमाग पे क्या गुजरती है और उसके बाद उसके घर वालों पे क्या गुजरती है। यानी अगर जरदारी साहब की पूरी फैमिली प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी छोड़ दे तो फिर उनको कराची को महफूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो कराची को पूरे को महफूज नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी फैमिली को अलग से महफूज कर लेते हैं। इसी तरह पंजाब में जो हुक्मरान हैं वो भी यही करते हैं, वफाक में है वो भी यही करते हैं। तो जब तक हुक्मरान इन प्रोटोकॉल्स के दायरों के अंदर ट्रेवल करेंगे, उनकी फैमिलीज इन प्रोटोकॉल के दायरों के अंदर रहेंगी, तब तक आम आदमी के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। हाँ, जिस वक्त ये खुद आम आदमी की तरह ट्रेवल करेंगे तो उस वक्त फिर ये आम आदमी के पाकिस्तान को महफूज करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, आज हम पे गुजरी है, कल किसी और पे गुजर सकती है। ये आग किसी के भी दरवाजे तक पहुंच सकती है सवाए हुक्मरानों के, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड हैं, उनके गिर्द एक सिक्योरिटी की शील्ड है जिसके पैसे मैं और आप अपनी जेब से देते हैं।